Hello everyone, welcome to Autogenesis Automation Unfolding Technology। जरा बताना मुझको, क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी से कमेंट पे बता दो। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। बेसिक एमसीक्यूज है, और चाहे वो सिर्फ आरआरबी जेई के लिए नहीं, वे कोई भी क्लास 10 का भी देख सकता है। आप अगर 10+2 में हो तब भी आपके काम में आएगा। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो तब भी काम में आएगा। आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हो तब भी आएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हर जगह पे सेम है ना। थैंक यू। तो जल्दी से शुरू करते हैं। दिख रहा है? ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर? एकदम पटक से आंसर मिलना चाहिए, एकदम पटक से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर? कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 एम्पियर करंट में? जल्दी जल्दी से आंसर कर लो। ओके, सो एक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी, अरे नहीं हो रहा है भाई। ऐसा काहे कर रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, मेरे पास और भी हथियार है। चलो ऐसा करो। कितना होगा? 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कॉलम में होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। और ये जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6.2 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 कूलम चार्ज। तो ये 1 एम्पियर बोल रहे हैं, मतलब 1 कूलम पर सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। चलो ठीक। नेक्स्ट, 1 कूलम इज इक्वल टू, सो 1 कूलम इज इक्वल टू, अभी अभी हमने देखा 1, यहाँ पे एम्पियर एंड सेकंड दिया हुआ है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। सो 1 कूलम विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकंड, सो इट विल बी 1 एम्पियर इंटू सेकंड। नेक्स्ट, when a body is negatively charged by friction it means, बताओ क्या होगा इसका? When a body is negatively charged by friction, it means the body has acquired excess of electron, body has acquired excess of proton, the body has lost some electrons, body has lost some neutrons. तो definitely सबको आता है, I know it. नेगेटिवली चार्ज कब होगा? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, है ना। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देखते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं करते। आ जाओ।
Question number 4. If a charged body attracts another body, the charge of the on the other body. If a charged body attracts another body, the charge on the other body must be negative, must be positive, must be zero, or may be negative or positive or zero. बताओ इसका आंसर बताओ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? If a charged body attracts another body, चार्ज बॉडी है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, the charge on the other body must be negative, must be positive, must be zero, or may be negative, positive और zero. बताओ क्या होगा? क्या होगा? एक बॉडी दूसरे को जब अट्रैक्ट करेगी, भाई मास भी नेगेटिव क्यों नेगेटिव हो जाए? क्योंकि अगर मेरा जो चार्ज बॉडी है वो अगर पॉजिटिव है तब जाके अदर बॉडी नेगेटिव होना चाहिए. अगर जो चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव है तो अदर बॉडी मस्ट बी पॉजिटिव. तो जीरो होने से तो कैसे? इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी, क्योंकि पॉजिटिव होने से भी खींच सकता है, नेगेटिव होने से भी खींच सकता है, और जीरो होने से बाय इंडक्शन अदर बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा. अगर मेरा एक बॉडी यहां पे है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, मैं इसके करीब में अगर एक दूसरा बॉडी लेके आओ तो बाय इंडक्शन इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएंगे इस साइड पे, तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएंगे, है ना. सिमिलरली अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता. तो बाय इंडक्शन दूसरा वाला अगर इसमें चार्ज जीरो भी है तो इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा. इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और जीरो. चलो ठीक. क्वेश्चन नंबर 5 बताओ. A suitable unit for expressing the strength of electric field is. इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट सही रहेगा? बोलो. वोल्ट पर कोलम, कोलम पर मीटर, न्यूटन पर कोलम, कोलम पर न्यूटन. जल्दी जल्दी, एक सेकंड के अंदर. एक सेकंड तो हो गया. क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना. और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं. पकड़ लो, कोलम्स लॉ से हमको पता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना. ये दो चार्ज के बीच पे लगने वाला फोर्स है. दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उन दोनों को खींच रहा है, एक दूसरा खींच रहा है या फिर रिपेल कर रहा है. तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो ये फोर्स है. अब फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या बोल रहा हूं? फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स पर यूनिट चार्ज इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कितना हो जाएगा ये? के क्यू बाई आर स्क्वायर. अब फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन. क्यू का यूनिट क्या है? कोलम. तो न्यूटन पर कोलम, न्यूटन पर कोलम इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6. 1 एम्पियर, बड़ा कर दे, बड़ा कर दे, कितना है ना. 1 एम्पियर इक्वल्स टू, बताओ 1 एम्पियर इक्वल्स टू. जल्दी जल्दी से, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं.
एकदम टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी से आंसर कर लो, कमेंट भर दो यार। 1 एम्पियर इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब कितना होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻�6, ठीक है। तो ये बोल रहा है 10⁻6 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻6 इंटू 10⁻6, मतलब ये क्या हो गया, कट गया और बच गया क्या, 1। 10⁻6 -6, so 10⁻0 and 10⁻0 is 1, anything to the power of 0 is 1, so आंसर क्या होगा, ए। ये क्या है, -6 माइक्रो एम्पियर अगर है तो 10⁻6 इंटू 10⁻6 एम्पियर, मतलब ये हो जाएगा 10⁻12 एम्पियर, ठीक है। एंड 10⁻12 को क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, 10⁻12 को क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सब। खुल जा सिम से। हाँ, तो 10⁻12 को क्या बोलते हैं, पिको, पिको, है ना। 10⁻15 को क्या बोलते हैं, 10⁻15 फेम्टो। 10⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनो, है ना, नैनो गाड़ी चलाया है। सो 10⁻9 इज नैनो, 12 इज पिको, 6 इज माइक्रो, हाँ 18 इज ऑटो, तो 18 तक जाने का नहीं है। 10⁻15 इज फेम्टो, माइक्रो एंड दिस इज पिको, हम लोग यूज करते हैं ना पिको फेराड, तो 10⁻12 फेराड। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कंस्टिट्यूट करंट इन ए मेटल वायर, एक मेटल वायर में करंट क्या चीज बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेटल वायर, मेटेलिक वायर में यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंडक्टर अगर है, कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स करंट को, मतलब चार्ज कैरियर जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मेरा सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। गैस अगर है तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो उसमें सिर्फ आयन। नेक्स्ट, if I is the current through a wire and E is the charge of electron, then the number of electrons in t second will be, जल्दी से बताओ मेरे को आंसर क्या है। I is the current through a wire, E is the charge of an electron, then the number of electrons in t second will be, क्या होगा, हमने क्या क्या पता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना,
और Q मतलब क्या है, टोटल चार्ज मतलब NET। तो कितना हो जाएगा, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब N। सो N विल बी इक्वल टू T, ऊपर जाएगा IT अपन E, IT अपन E, IT अपन E। क्लियर? नेक्स्ट, conventionally the direction of current is taken as, conventionally the direction of current is taken as क्या, ABCD। जल्दी 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 आंसर। So conventionally the direction of current is taken as the direction of flow of negative charges, the direction of flow of atoms, the direction flow of positive charges, the direction of flow of molecules। तो लास्ट क्लास में बताया था कन्वेंशनल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं, और वही करंट का डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट, करंट इन ए पाथ part of electric circuit, then the value of current is, ये फिगर में करंट कहाँ है भाई, आई एम्पियर दिया हुआ ये रहा। सो आपको करंट बताना है कितना होगा, जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हो गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर निकल गया, तो यहाँ पे बच गया 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर में से, अच्छा ये समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कितना है। ये होगा आपका 1.3 हो, ठीक है। दिस विल बी योर 1.3। चलो, सो क्या देखे, 4 एम्पियर हुआ, 4 एम्पियर में से इधर निकल गया 1 एम्पियर, बच गया कितना, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से इधर निकल गया कितना, 1.3 एम्पियर। तो 1.3 एम्पियर अगर निकल जाएगा, सो 1 एम्पियर निकल गया तो 2 एम्पियर, 2 से 0.3 निकल गया तो 1.7 एम्पियर। 1.7 एम्पियर मतलब क्वेश्चन नंबर 11, when the temperature of a metallic conductor is increased, its resistance क्या होगा, always decrease, always increase, maybe increase or decrease, remain the same। when the temperature of a metallic conductor is increased, metallic conductor मतलब metal, तो मेटल का क्या प्रॉपर्टी था, मेटल का प्रॉपर्टी ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ना। सो मेटेलिक कंडक्टर का ऑलवेज इंक्रीज। The temperature of a metallic wire, metal, pure metal is directly proportional to the temperature, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, जल्दी जल्दी, its length, cross section area, its dimension, इट्स मटेरियल। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो,
है ना। आर डिपेंड करता है डायमेंशन पे, लेकिन रो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस या फिर 1 मीटर क्यूब का रेजिस्टेंस लास्ट क्लास में समझाया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बताओ। कितना हो जाएगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर, है ना। आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए, एल हो गया मेरा मीटर में, ए हो गया मीटर स्क्वायर, तो कट गया और ये मीटर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर इज इक्वल टू रो। ये वाला जो करेगा उसको मिलेगा एक चॉकलेट। बोलो, a wire of a resistance R is cut into n equal parts. These parts then connected in parallel. The equivalent resistance of combination will be, जल्दी से बता दो, एकदम जल्दी जल्दी से बता दो। R by N क्या बोल रहा है? A wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are connected in parallel. The equivalent resistance of combination will be, भाई यहाँ पे R को n टाइम्स नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? R को कट कर रहा है n नंबर्स पे। R is cut into n equal parts. So ये पूरा का पूरा कितना था? R था, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में काट दिया, मतलब एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हुआ? R by n हुआ, और हमने इस R by n को हमने क्या किया? पैरेलली कनेक्ट किया है। सो R by n कनेक्टेड, n नंबर ऑफ R by n कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब R by n, है ना, रेजिस्टेंस by n, मतलब कितना हो गया? R by n स्क्वायर, R by n स्क्वायर। So answer is D. Next, a piece of resistance 4 ohm is bent through 180 degree at its midpoint. The two halves are twisted together. Then resistance is, जल्दी जल्दी से बताओ। आज थोड़ा हड़बड़ी है, हाँ, तो जल्दी जल्दी से करके निकलना है मुझे कहीं पे, लेट हो जाएगा। So a piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 degree at its midpoint. The two halves are twisted together. The resistance is, बताओ क्या? ये बोल रहा है बंदा, क्या बोल रहा है? कितना होगा? 2 ohm। चलो देखते हैं, आधा हो गया ना। ये है मेरा एक वायर, इसको हमने क्या किया? 180 डिग्री में बेंड किया इस एट इट्स मिड पॉइंट, और फिर दोनों को ट्विस्ट कर दिया। इसका मतलब इसका लेंथ क्या हो गया? लेंथ क्या हो गया? आधा, है ना, L1 by 2, L1 by 2 हो गया। इसका एरिया का क्या हुआ? लेंथ तो आधा हो गया, एरिया क्या हुआ? चलो एरिया का ना और थोड़ा मजेदार चीज दिखाते हैं, और थोड़ा मजेदार चीज दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं। पकड़ लो, ये मेरा वायर है, इसको हमने बेंड किया और ट्विस्ट किया। अब इसका लेंथ और एरिया क्या किया हुआ? सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि लेंथ जो है वो तो आधा हो गया। इसका अगर L था, या फिर मैं बोल दूं इसका L1 था, तो ये L1 by 2 हो गए। मतलब मेरा नया जो लेंथ है L2 इज इक्वल टू L1 by 2 आधा। एरिया का क्या हुआ? देखो, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, दोनों का तो वॉल्यूम सेम है। सो V1 इज इक्वल टू V2। वॉल्यूम चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ उसको ट्विस्ट किया, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम इज इक्वल टू
एरिया इंटू लेंथ, है ना, मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो इसका मतलब A2 कितना होगा, A2 विल बी इक्वल टू A1 L1 डिवाइडेड बाई L2। यहां से हमको मिलता है L2 इज इक्वल टू L1 बाई 2। सो A1 L1 डिवाइडेड बाई L1 बाई 2, ये दो ऊपर आ गया तो ये हो गया 2A1। इसका मतलब लेंथ आधा होगा तो एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ आधा होगा तो एरिया डबल हो जाएगा। अब लेंथ आधा हो गया, एरिया डबल हो गया, तो ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या हुआ, R इज इक्वल टू रो एल अपन ए, है ना, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको L1 A1 R1 लिखता हूँ, ठीक है। सो R2 इज इक्वल टू कितना होगा, रो L2 बाई A2। हमको पता है कि L2 जो है वो L1 का आधा है, सो L1 बाई 2। A2 जो है वो A1 का डबल है, वहीं से 1, ये दो नीचे आ गए, मतलब 1/4 रो L1 बाई A1, और रो L1 बाई A1 इज R1। मतलब जब मैंने लेंथ को आधा किया, एरिया डबल हो गया, और एरिया डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया, इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 कम हो गया। कितना कम हो गया, 1/4 कम हो गया, आधा। हाँ हाँ, सो रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1। R1 कितना दिया हुआ है, R1 इज 4 ओम, so 1/4 of 4 ohm is 1 ohm, है ना, 4/4। Am I clear? So your answer will be 1 ohm. नेक्स्ट, आज 20 तक करेंगे, ठीक है, और 4 करके छोड़ देंगे आज। 3 रेजिस्टेंसेस each of 8 ohm are connected to a triangle. The resistance between any two terminals will be, बताओ, 3 रेजिस्टेंस है 8 ohm का, 3 रेजिस्टेंस है, ट्राइंगल शेप में है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स विल बी, जल्दी से बोल दो कितना होगा, कौन 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 कौन, भाई आंसर 16/3 होगा। अगर मेरा 3 रेजिस्टेंस है जिसको मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट किया है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं निकाल रहा हूं, इसका मतलब दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, सो 8 + 8 इज 16 एंड 16 पैरेलल 8, 16 पैरेलल 8 मतलब R पैरेलल R/2, R पैरेलल R/2 होने से रिजल्ट आता है R/3। सो ये हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा R/3। R इज हाँ, R इज 16 हो गया ना। सो 16 पैरेलल 8 था, तो 16/3। डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए वायर of 100 ohm be cut so that a resistance of 1 ohm is obtained by connecting them in parallel। so मेरे को पैरेलली कनेक्ट करना है 100 ohm को, और कट करके करना है, ऐसे करना है ताकि 1 ohm का रेजिस्टेंस मिले। तो अगर, हाँ जल्दी से बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो कितना होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ 1 ओम चाहिए, तो इसको 10 भाग कर देते हैं, 10 ओम होगा एक रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस एक पार्ट का रेजिस्टेंस, और ऐसे 10 लगाएंगे पैरेलल तो R/n होगा। सो 10/10 इज इक्वल टू 1। सो आंसर विल बी ए, ठीक है, 10। नेक्स्ट,
आज 20 तक करेंगे बोले हैं। हाँ, लास्ट 2 बचा है, करके छोड़ देंगे। If a wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length, then the resistance will become, अभी थोड़ा देर पहले क्या था, हाफ किया था, अभी क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है खींच के। If a wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length, ऐसे खींचा उसको डबल कर दिया, then its resistance will be, कितना होगा? सिंपल सी बात है, जब हम खींच रहे हैं डबल कर दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। 1 ओम का है, अभी देखो 1 ओम से 2 ओम होगा कि 4 ओम होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे वहां पे 4 गुना कम हुआ था, यहाँ पे 4 गुना बढ़ेगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे, मैथ्स से निकालेंगे। L2 is equal to twice L1 राइट नाउ। अगर L2 twice L1 होता है तो V1 is equal to V2, ये तो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब A1 L1 is equal to A2 L2, ये भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब A2 is equal to A1 L1, सॉरी जल्दबाजी में गड़बड़, A1 L1 डिवाइडेड बाई L2 होगा, A1 L1 बाई L2, हमको पता है L2 इज ट्वाइस L1, मतलब A1 बाई 2, तो एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। लेंथ जब डबल होता है एरिया आधा हो जाता है, लेंथ जब आधा होता है एरिया डबल हो जाता है। अगर ऐसा है तो R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2, रो L2 is equal to twice L1, A2 is equal to A1 by 2, ये दो गया ऊपर तो हो गया 4 रो L1 by A1 एंड रो L1 by A1 is equal to R1, R1 का वैल्यू था 1 ओम, मतलब आएगा 4 1 ओम R1, मतलब D is my correct answer। लास्ट क्वेश्चन, in the given circuit the effective resistance between points A and C will be, A and C के बीच में effective resistance मतलब equivalent resistance बताना है, एकदम सिंपल सा बात है। ऑप्शन क्या है, नीचे है। In the given circuit the effective resistance between points A and C will be, यहाँ पे देखते हैं ये कहां से आ गया, ए एंड सी के बीच पे जब रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, ये सेम करंट पास कर रहा है, मतलब सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2R, ये सेम करंट पास कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा 2R, सो 2R पैरेलल 2R पैरेलल 2R, मतलब 3 2R पैरेलली कनेक्टेड है, तो 2R बाई R बाई R, 2R बाई 3 है क्या, 2 बाई 3R, हाँ ये रहा आंसर। सो आई होप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम अभी आप लोग ऐसे ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो, है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक बार करेंगे, बाकी और भी कुछ है और बहुत सारा है, आज थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज रखे हैं, नेक्स्ट और एक लेक्चर लूंगा तो ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।